नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। यद्यपि महाकवि कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उनके किसी प्रशंसक ने ठीक ही कहा है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। आज तक कालिदास जो हैं उनके समान कोई कवि ना हुआ है और ना ही होगा। महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में कोई भी प्रामाणिक सामग्री हमें उपलब्ध नहीं है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में महाकवि बाण के तुल्य अपने जीवन के विषय में कोई भी सामग्री प्रदान नहीं की है। अतः अंतः साक्ष्य का पूर्णतया अभाव हमें देखने को मिलता है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाटकों में कहीं भी कालिदास के जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। अतः वही साक्ष्य का भी प्राय अभाव है। किंतु उनके जीवन के विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनके आधार पर कालिदास के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना संभव हुआ है। संक्षेप में कालिदास के जीवन से संबंधित कुछ किंवदंतियां हैं। सबसे प्रथम जो किंवदंती प्राप्त होती है वह है विद्योत्तमा वृत्त। किंवदंती है कि महाकवि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी, जिनके साथ उनका विवाह कुछ पंडित या पांडित्य से परिपूर्ण जो विद्वान व्यक्ति थे उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कर दिया गया। क्योंकि जो राजकुमारी थी उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा गर्व था और वे अपने सामने किसी को महत्व नहीं देती थी। अतएव जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने एक मूक शास्त्रार्थ का आयोजन किया। क्योंकि कालिदास कहते हैं कि मूर्ख थे, तो अगर बोलने से मूर्ख जो हैं उनकी पहचान कैसे होती है? बोलने से। जब तक वह चुप है तब तक उसकी मूर्खता छिपी रहती है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो उसकी मूर्खता सभी के सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए एक मूक शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास जो हैं विजयी घोषित हो गए। विवाह के उपरांत उनकी पत्नी को ये ज्ञात हुआ कि उनके पति मूर्ख हैं, तो उन्होंने अपने पति जो हैं उनको तिरस्कृत किया और इस तिरस्कार से तिरस्कृत होने के उपरांत जो कालिदास हैं उन्होंने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर वे घर लौटे। कालिदास जब अपने घर ज्ञानवान होकर के लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। अब एकदम जो वाक्य था वो कैसा था? विद्वता से भरपूर था। प्रत्युत्तर में जो पत्नी थी उन्होंने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, कोई वाणी विशेष से संपन्न व्यक्ति आया है। यानी उन्होंने कहा कि अब निश्चित रूप से आपकी वाणी में क्या है? विशेषता है, विद्वता है, विदग्धता है। कालिदास पत्नी के इस वाक्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस वाक्य के आधार पर एक एक शब्द को लेकर एक एक काव्य की रचना कर डाली। अस्ति कश्चित वाक् विशेषः। अस्ति
शब्द के द्वारा उन्होंने कुमार संभवम की रचना की। अस्ति उत्तर रस्याम दिशि कश्चित से मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुरुणा, बाग से रघुवंशम, बागार्थौ इव संपृक्तौ इत्यादि। इस तरह से उन्होंने इन 3 महान ग्रंथों की रचना की। दूसरा इनके विषय में किंवदंती प्रचलित है, नवरत्न वृत्त। ज्योति विदावरण में एक श्लोक उपलब्ध होता है कि विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। श्लोक है, धनवंतरी छपड़काम छपड़क अमर सिंह संकुक, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासः, ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम, रत्नानि वै वरुचिर नव विक्रमस्य। इस श्लोक में कालिदास जो हैं उनका नाम घटकर पर के बाद में लिखा हुआ है। तो इससे कहा जाता है कि जो महाकवि कालिदास हैं वे विक्रमादित्य जो हैं उनके नवरत्नों में से एक थे। तीसरा इनके विषय में किंवदंती है, जिसको भोजवृत्त के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि धारा के राजा भोज जो हैं, जिनका समय 1005 ईस्वी से 1054 ईस्वी माना जाता है, उनके यहाँ प्रधान कवि थे, यानी उनके समय के प्रधान कवि थे राजा भोज। संस्कृत भाषा जो है उसके आश्रयदाता जो नरेश हैं उनमें उस समय ख्याति प्राप्त थे। उनके आश्रय में बहुत अधिक संस्कृत विद रहा करते थे। उनका भोज प्रबंध जो ग्रंथ है उसमें राजा भोज और कालिदास जो हैं उनकी घनिष्ठ मित्रता का उल्लेख मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है कि जिस प्रकार आदि शंकराचार्य के नाम से शंकराचार्य की गद्दियां बनी हुई हैं और उन पर बैठने वाले जितने भी सन्यासी हैं उनको क्या कहा जाता है, शंकराचार्य कहा जाता है। उसी प्रकार से संभवतया आदि कालिदास के नाम पर परवर्ती जितने भी राजकवि हुए वो उन्हें कालिदास कहने की परंपरा शायद चल पड़ी और राजा भोज के आश्रित राजकवि जो हैं पद्मगुप्त या परिमल कालिदास को इसीलिए कालिदास कहा गया है। अगर हम जैसा कि कहा जाता है, कुछ लोग पद्मगुप्त और परिमल कालिदास जो हैं उनको कालिदास ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। कालिदास पद्मगुप्त या परिमल कालिदास जो हैं वे रघुवंश के रचनाकार से भिन्न हैं। रघुवंश आदि के जो लेखक हैं वे आदि कालिदास हैं, परिमल कालिदास या पद्मगुप्त नहीं है। तीसरी किंवदंती इनके विषय में प्राप्त होती है जिसको कुमारदास वृत्त कहा जाता है। कुमारदास वृत्त के नाम से चतुर्थ जो किंवदंती है, किंवदंती है कि कालिदास का जो अंतिम समय है वह लंका के महाराज कुमारदास, जिनका समय 500 ईस्वी के लगभग है, वहाँ पर बीता और धन के लालच में किसी गणिका के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से जो कालिदास जी हैं उनके विषय में हमें ये कुछ किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं। अब है इनका जन्म स्थान। कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में भी काफ़ी मतभेद हैं। काश्मीर के विद्वान जो हैं वो कहते हैं काश्मीरी हैं, बंगाल के विद्वान उन्हें बंगाली कहते हैं, उज्जैन के विद्वान कहते हैं कि उज्जैनी है। अगर हम सम्यकतया उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी जो है उसके प्रति अपना विशेष आग्रह और आदर भाव प्रकट किया है।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो उज्जैनी में महाकवि कालिदास बहुत लंबे समय तक रहे अथवा वे उज्जैनी के थे। मेघदूत में उज्जैनी नगरी जो है उसके सौंदर्य, सिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेष भावुकता के साथ, मार्मिकता के साथ जो वर्णन मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी से काफ़ी जुड़े हुए थे। महाकवि कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनको देखने से यही लगता है कि शायद जन्मना ब्राह्मण थे, शिव भक्त थे, अन्य देवों के प्रति भी उनका आदर भाव था। रघुवंश, मेघदूत, उनमें जो हमें वर्णन उनके प्राप्त होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत की विस्तृत यात्रा की थी। उनके द्वारा किए गए भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हैं। ऐसा लगता है कि हर जगह का उनके द्वारा साक्षात्कार किया गया है। उनका भौतिक जीवन सुखमय था, किसी प्रकार का आर्थिक कष्ट नहीं था। उनके ग्रंथों में धनहीनता या दारिद्र्य का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। राज परिवारों से उनका संपर्क था। राजद्वारों और राजकीय जीवन का विस्तृत उनको ज्ञान है। अपने जीवन काल में ही उन्हें काफ़ी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। स्त्री सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, किंतु वे कामुकता और विषय वासनामय जीवन को श्रेयस्कर नहीं मानते। वे शारीरिक सौंदर्य पर आश्रित प्रेम को वास्तविक प्रेम नहीं मानते, अपितु हार्दिक और तपोमूलक प्रेम को ही प्रेम मानते हैं। उनके ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र आदि, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र सभी का काफ़ी गंभीर अध्ययन किया था, क्योंकि हर विषय जो है वह उनके सृजन में झलकता है। महाकवि कालिदास जो हैं अति विद्वान थे और हमें उनकी अद्यतन 7 रचनाएं प्रसिद्धि के रूप में प्राप्त हैं, जिनमें से उनके 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी कालजयी कृति है, जो प्राय समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी कक्षा में पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जानी भी चाहिए। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम। 2 उनके काव्य ग्रंथ हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। गीति काव्य भी उनके 2 प्राप्त होते हैं हमें, मेघदूतम और ऋतु संहार। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी हैं जो कालिदास की रचना बताई जाती हैं, जैसे कि काली स्तोत्र है, गंगाष्टक है, ज्योतिर्विदावरण है, राक्षस काव्य है, श्रुतबोध है। इन सहित लगभग 41 ग्रंथ कालिदास की रचना बताए जाते हैं। वस्तुतः उपर्युक्त जो 7 हमने बताए थे, 3 नाटक, 2 काव्य ग्रंथ और 2 गीति काव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार को छोड़कर शेष रचनाएं जो हैं वे आदि कालिदास की ना होकर परवर्ती कालिदास जो उपनाम वाले कवि हैं
उनकी रचनाएं हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी जो भाव है, भाषा है, शैली है, प्रौढ़ता है, उसका अध्ययन करने के उपरांत लगता है कि इनकी दोनों का तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से परवर्ती जो अन्य ग्रंथ कहे जा रहे हैं उनमें न्यूनता ही दिखाई पड़ती है, या वो न्यून स्तर की प्रतीत होती है। इसलिए महाकवि कालिदास जो हैं उनकी ये 7 रचनाएं ही मानी जाती हैं। यदि हम कालिदास की इन 7 रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से देखना चाहें तो ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इस क्रम में इनको रखा जा सकता है। कालिदास के जीवन के विषय में इतना ही पर्याप्त है। इनका समय और ये हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।